हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पोटेंशियोमीटर का अपरेटस, पोटेंशियोमीटर का क्या प्रिंसिपल होता है और पोटेंशियोमीटर की दोनों ही एप्लीकेशंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। बड़ा ही लंबा लेक्चर था, तो आई होप आपने अच्छी तरह से उसको समझ लिया है, क्योंकि आज हम अपना जो लास्ट लेक्चर है दैट इज ऑफ यूनिट 2 न्यूमेरिकल्स का, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, ये दोनों ही टॉपिक्स हम थियोरेटिकली कवर कर चुके हैं और इन दोनों के न्यूमेरिकल्स को आज हमने कवर करना है। लेकिन उससे पहले जस्ट 2-3 पॉइंट्स हैं जो पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड आपको थोड़े से और बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट एप्लीकेशन किया था, फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम क्या था हमारे पास, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन 1, जो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं। वो आपके पास था टू कंपेयर EMF of two cells using potentiometer, to compare the EMF of two cells using potentiometer। ये ऑलरेडी हम टॉपिक कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो, तो उसकी डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं। आपके पास यहाँ पे इस मतलब इस पोटेंशियोमीटर के अपरेटस की ये एप्लीकेशन के अंदर आपके पास जो एक्सिलरी बैटरी है उसके पॉजिटिव को कनेक्ट करना होता है हमने ए पॉइंट से, नेगेटिव को एमीटर के नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को रियोस्टैट के टर्मिनल के साथ, और रियोस्टैट की जो फ्री साइड होती है यानी जो ऊपर वाला हिस्सा होता है रियोस्टैट का, जो मूवेबल एज है, उस मूवेबल एज को हमने की के साथ, की को हमने किया था पॉइंट बी के साथ। तो ये वाला जो अपर सर्किट है इसको हमने प्राइमरी सर्किट कहा। फिर ए पॉइंट को हमने जिन दो सेल्स के ईएमएफ को आपस में हमने कंपेयर करना है, उन दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने किससे कनेक्ट करना है, ए पॉइंट के साथ। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो E1 और E2 जो आपके दो सेल्स होंगे वो होंगे डैनियल एंड लेक्लांचे। ये दो सेल्स हैं जो हमने यूज करने होते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, और ये दोनों सेल ही हमें बनाने होते हैं लैब के अंदर। एक सेल होता है आपका डैनियल सेल और दूसरा सेल होता है लेक्लांचे सेल। ये दोनों सेल्स के बारे में आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ेंगे कुछ, आपके पास डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग केमिस्ट्री का पार्ट भी है। खैर हम अभी प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं। तो आपके कोई भी दो सेल्स वो हो सकते हैं, ठीक है। एक सेल है E1 सेल के पॉजिटिव को हमने ए पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था, E2 के पॉजिटिव रॉड को भी हमने ए पॉइंट के साथ कनेक्ट किया, और नेगेटिव्स को, दोनों नेगेटिव्स को हमने किया था विद अ टू वे की कनेक्ट। टू वे की मतलब जैसे इस तरीके की आपके पास एक टू वे की होती है कि एक ब्लैक कलर का आपके पास कोई लाइक प्लास्टिक का है पीस, उसके ऊपर एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल और ये तीसरा टर्मिनल, 3 टर्मिनल्स बने होते हैं। जब हम इस तरफ प्लग को इंसर्ट कर देते हैं तो आपके ये दोनों पॉइंट्स यानी 1 और 2 पॉइंट कनेक्ट हो गए, और जब आपके 1 और 2 पॉइंट कनेक्ट हो जाएंगे तो सर्किट में कौन आ जाएगा, E1 सेल। तो जब E1 सेल सर्किट में आया तो आपके पास करंट जब फ्लो करेगा तो आपने क्या करना है, जॉकी को स्लाइड करना है ऑन द वायर AB जेंटली। आपको ऐसा पॉइंट J फाइंड आउट करना है जहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आपको क्या मिल जाए, 0 यानी नल डिफ्लेक्शन। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आपकी नल डिफ्लेक्शन आ गई, इसका मतलब वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग पॉइंट या बैलेंस पॉइंट बन जाएगा। तो उस बैलेंस पॉइंट को नाम हमने दिया था J, और यहाँ से A से लेके J तक की लेंथ को हमने क्या बोला था, L1। यानी जब हम 1 और 2 टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो E1 सेल सर्किट में आ जाता है, और जब हमें J पॉइंट मिलेगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, नल, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी तरीके से जब हम 2 और 3 को कनेक्ट करते हैं यानी 1 और 2 को रिमूव किया और 2 और 3 को कनेक्ट किया, तब आपका E2 सेल सर्किट में आ जाएगा और आपका बैलेंस पॉइंट बदल जाएगा, और अब आपको नया बैलेंस पॉइंट मिलेगा एट सम न्यू पॉइंट विच विल बी J', और A से लेके इस J' की लेंथ को हम अपने इस आर्टिकल में क्या सपोज करते हैं, L2। अब आपके पास क्लियरली आपको पता लग रहा है जो L2 लेंथ है वो L1 से बड़ी है। वो इसलिए बड़ी है बिकॉज कि जो आपका सेकंड सेल है उसका EMF E2 दैट इज ग्रेटर देन द EMF ऑफ द फर्स्ट सेल E1। और जब आपने 2 और 3 को कनेक्ट करना है तो ये जो ब्रास वाला प्लग होता है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और 2 और 3 टर्मिनल्स के बीच में इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये आपस में कनेक्शन में आ जाए और E2 सेल आपके पास वर्किंग में आ जाए। तो इसमें एक चीज तो आपको ये बतानी थी कि दोनों सेल्स में से जौन सा भी सेल आपका बड़ा EMF का होगा, उस बड़े सेल की EMF के करस्पॉन्डिंग आपका जो बैलेंसिंग लेंथ होगा वो भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये पॉइंट था जो हमने डिस्कस करना था इस सर्किट के अंदर। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस करना है कि ये वाला जो सर्किट होता है यानी पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर द EMF ऑफ एनी टू गिवन सेल्स, ठीक है, ये तभी सही आंसर देती है जब आप जो एक्सिलरी बैटरी लगा रहे हैं, यानी जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की, ये मेरी एक्सटर्नली कनेक्टेड सम बैटरी है जो मेरे सर्किट को चलाएगी।
अगर इस बैटरी का ईएमएफ का वैल्यू, अगर तो इस बैटरी के ईएमएफ की वैल्यू इन दोनों सेल्स के ईएमएफ से यानी E1 और E2 की वैल्यू से बड़ी हुई, यानी द ईएमएफ ऑफ द एक्सिलरी बैटरी शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स whose EMF we want to compare, कि इसकी EMF इन दोनों सेल्स की EMF की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ये जो एपरेटस है वो सही वर्क करेगा, अदरवाइज आंसर्स गलत आएंगे। तो यही पार्ट लिखा है मैंने, EMF ऑफ द ड्राइवन बैटरी या एक्सिलरी बैटरी भी बोल सकते हैं, नॉर्मली बैटरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो EMF ऑफ द ड्रिवन बैटरी शुड बी हायर देन ईच ऑफ द टू सेल्स, शुड बी हायर देन EMF, बेटर इज टू राइट EMF ऑफ ईच ऑफ द टू सेल्स, कि दोनों सेल्स की EMF से ज्यादा EMF की आपकी बैटरी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस आर। अब ये देखो यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज के अंदर एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। ये रेजिस्टेंस का क्या बेनिफिट है, व्हाट इज द यूज ऑफ कनेक्टिंग दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस का काम ये है कि ये गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने में काम आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ ये रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में लगाया है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम हाई चूज करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि गैल्वेनोमीटर इज अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस, जो कि थोड़े से करंट को भी बहुत इजीली सेंस कर लेता है। अब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाने में ये बेनिफिट होता है कि गैल्वेनोमीटर में से ह्यूज करंट पास ना करे, यानी कि गैल्वेनोमीटर को डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए है हम उसके साथ सीरीज में क्या लगा देते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं। तो द यूज ऑफ दिस हाई रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हैवी करंट, टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हैवी करंट, कि हैवी करंट से गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीरीज में उसके साथ रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला पॉइंट थे, तीन पॉइंट जो हमारे रह गए थे डिस्कस करने। अब एक आपको और लास्ट टॉपिक करवाना है, ठीक है, उसका नाम है आपके पास कि किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना, या दो रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को कंपेयर करना यूजिंग द पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ द अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस। इसका सर्किट भी मैं ड्रॉ कर देती हूं। टॉपिक का नेम है मेजरमेंट ऑफ स्मॉल अननोन रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल अननोन रेजिस्टेंस। आपका प्राइमरी सर्किट है वो तो सेम रहने, मैंने रब कर दिया, फिर से दोबारा रीड्रॉ कर देती हूँ कि आपका प्राइमरी सर्किट तो एज इट इज रहेगा। आपके पास एक्सिलरी बैटरी है, एक्सिलरी बैटरी के साथ सीरीज के अंदर एमीटर, यहाँ पे माइनस प्लस, दिस इज माइनस, दोनों सीरीज में कनेक्टेड। फिर यहाँ पे आपके पास आता है रियोस्टेट, रियोस्टेट के फ्री टर्मिनल के साथ यहाँ पे हम की के लगाते हैं, चाहे की को ऐसे ड्रॉ कर लो या जैसे मैंने पिछले सर्किट में ड्रॉ किया था इस तरीके से भी की को आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये पॉइंट आता है विद द टर्मिनल ए, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल बी। ये आपका प्राइमरी सर्किट है, इसको हमने सेम ही रखना है। अब हमारा टारगेट क्या है, मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल अननोन रेजिस्टेंस। अब हमने दो रेजिस्टेंसेस को यूज करना है। एक रेजिस्टेंस आपके पास है यहाँ पे एस, ठीक है, एस रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा देना है इसके साथ कैपिटल आर। तो दो रेजिस्टेंसेस हमने कनेक्ट किए। इस एस और आर के बीच में यहाँ पे हमने क्या कनेक्ट कर देना है, गैल्वेनोमीटर, दैट इज कैपिटल जी। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं कैपिटल जी, और नल डिफ्लेक्शन और यहाँ पे जॉकी। तो गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव किसके साथ कनेक्टेड है, जॉकी के साथ कनेक्टेड है। अब देखो बेटा, अगर हमें इन दोनों S और R में से किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर को AB वायर के ऊपर स्लाइड करना पड़ेगा। तब तक स्लाइड करेंगे जब तक कि हमें कोई भी पॉइंट J नहीं मिल जाता जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब मान लेते हैं A से लेके J तक की लेंथ जो है वो L1 है और J से लेके B तक की लेंथ जो है वो L2 है। ये L2 एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि 400 माइनस L1 ही है इन सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास ओवरऑल वायर लेंथ अब यहाँ पे 100 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि ओवरऑल लेंथ ऑफ द वायर यानी AB की ओवरऑल वैल्यू जो है वो 400 सेंटीमीटर है। क्योंकि जो हम टॉपिक की बात कर रहे हैं
वो टॉपिक हमारा है पोटेंशियोमीटर। मीटर ब्रिज में वायर लेंथ 1 मीटर होती है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में वायर की लेंथ जो है वो कितनी होती है, 4 मीटर। तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, बार बार 400 माइनस L1 लिखना ना पड़े, क्योंकि अदरवाइज हमें जो है वो हमसे गलती हो जाती है कई बार। ठीक है, तो बेटर इज कि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, सिंपली L2 लिख देते हैं। तो एक तरफ हिस्सा जो है वो आपका L1 है और दूसरी तरफ का जो हिस्सा है वो आपका क्या हो गया, L2 बन गया। ठीक है, वैसे गलती ये भी है कि 400 माइनस L2 मत लिखो, इट इज एक्चुअली 100 माइनस L2 ही, क्योंकि हम एक ही वायर की बात कर रहे हैं। तो एक ही वायर की अगर बात करें तो ये वाला हिस्सा L1 होगा, तो ये वाला हिस्सा जो है वो 400 की जगह पे 100 माइनस L1 ही लिखा जाएगा, बट एक्चुअली हम इसे सिंपली L1 लिख देते हैं और इस वाले हिस्से को हम सिंपली क्या लिख देते हैं, L2। बस ये आपको याद रखना है कि टोटल जो लेंथ है दैट इज AB वो आपकी क्या है, 4 मीटर। तो 100 माइनस ही काउंट होगा L1, लेकिन उसको मत लिखो, एक बार L1 ले लो, एक बार L2, इजी समझने के लिए। तो अब देखो ये सिचुएशन को अगर हम देखें तो आपके पास ये जो वायर है AB, इट इज हैविंग सम फाइनाइट रेजिस्टेंस। वायर का कुछ ना कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस तो होगा, तो उस वायर के फाइनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, फाइनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने क्या सपोज कर लिया है, स्मॉल r। फाइनाइट रेजिस्टेंस है वायर का, उसको हम स्मॉल r सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब अगर फाइनाइट रेजिस्टेंस है वायर का स्मॉल r और ये फाइनाइट रेजिस्टेंस स्मॉल r पर सेंटीमीटर के लिए काम कर रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो इस L1 वाले हिस्से का, क्योंकि L1 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं, ये लेंथ है A से लेके J हिस्से की लेंथ, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऑफ AJ पार्ट, तो AJ पार्ट की रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, L1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, और इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, विद द सिंबल P। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, P। तो P का आंसर आ गया L1 इंटू स्मॉल r ओम्स में। तो ये वाला जो हिस्सा है बाकी J से लेके B तक का, तो उसी तरीके से लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ JB पार्ट दैट विल बी इक्वल टू L2 इंटू स्मॉल r, और इस वाले हिस्से को नाम क्या दे दो, Q। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, L2 इंटू स्मॉल r। अब हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 4 रेजिस्टेंसेज हैं, जिसमें ये वाले हिस्से की रेजिस्टेंस P, इस वाले हिस्से की रेजिस्टेंस Q, एक तरफ है R और एक तरफ है S। ठीक है, इस तरीके से आपके पास रेजिस्टेंसेज का एक सेटअप क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे जब आपके पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रही है, इसका मतलब 4 रेजिस्टेंसेज विच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सिस्टम बन गया। सिंस यहाँ पे आपके पास क्या कंडीशन चल रही है, बैलेंसिंग की, यानी बैलेंसिंग कंडीशन इज देयर, और जब भी आपके पास बैलेंसिंग कंडीशन होती है तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, P डिवाइडेड बाय इसके नीचे वाली रेजिस्टेंस और ये डिवाइडेड बाय इसके नीचे वाले रेजिस्टेंसेस, ये आपस में रेशियो वाइज क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ब्रिज टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई है आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे, L1 इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू L2 इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, R से तो R कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन बन गई L1 अपॉन S इज इक्वल टू L2 अपॉन, बस यही आपने जो है वो कंडीशन निकाली थी। अब इन दोनों में से कुछ भी अननोन है, मान लो S अननोन है, तो S का आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो S को इधर लेके जाओ, बाकी फैक्टर इधर ले आओ, तो S का फैक्टर क्या बन जाएगा, R मल्टीप्लाइड विद L1 अपॉन L2। हालांकि इसका यूज, इस पार्ट का यूज बहुत ही कम है। ठीक है, आपको ज्यादातर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी समझ लो, बस जब भी आपके पास बैलेंसिंग की कंडीशन होगी, इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे ना, तो यहाँ लिखते थे P, ठीक है, P, ये Q, ये R और ये S। अब यहाँ पे मैंने नेम चेंज कर दिए, रिवर्स कर दिया उसको, तो आपने सिंपली ये समझना है, दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, अच्छा एक चीज ये याद रखना, अगर हम P मतलब जो ये वाला हिस्सा है, इसको मैं L1 सपोज कर रही हूँ ना, A से J वाला, जो अभी मैंने डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे A पॉइंट था, यहाँ पे J था और यहाँ पे B। ये जो एक स्लॉट है, वैसे ओवरऑल वायर की लेंथ ऑल्दो इट इज 4 मीटर, लेकिन जब भी आप बैलेंस पॉइंट निकालोगे वो तो आपके पास एक ही पॉइंट पे निकलेगा ना, तो बेटर इज टू राइट 100 माइनस नहीं लिखना, इसको क्या लिखना है, एक हिस्से को आप सपोज कर लो L1 और दूसरे हिस्से को क्या सपोज कर लो L2। वो आपको दिया ही होगा एग्जाम में। ठीक है, L1 और L2 की वैल्यूज, अगर ऐसा कुछ भी न्यूमेरिकल आपको आता है तो आपने उसको थोड़ा सा बस समझना ही था। खैर इतने इस हिस्से के ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल अभी तक तो कोई भी नहीं पूछा गया। अब जो न्यूमेरिकल्स आपको करवाने वाली हूँ वही मेन न्यूमेरिकल्स है, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप राइट डाउन कर लो, या साथ साथ मैं भी राइट कर देती हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन कर रहे हैं। टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस of the values 4 ohm and 8 ohm. Values 4 ohm and 8 ohm are connected in parallel with known resistance of 6 ohm. दो रेजिस्टेंसेज है, यहां से आपका मेन वर्क स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझ लेना। दो आपके पास रेजिस्टेंसेज हैं 4 ओम और 8 ओम, जिनको किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में, विद सम नोन रेजिस्टेंस विच इज 6 ओम। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द बैलेंस पॉइंट, फाइंड बैलेंस पॉइंट, ये फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन मीटर ब्रिज का है, ठीक है। अब मीटर ब्रिज की डायग्राम अगर हम बनाएं तो डायग्राम फटाफट से यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो जाए कि किस तरीके की मीटर ब्रिज की डायग्राम थी। आपके पास कॉपर स्ट्रिप्स थी, ठीक है, कॉपर स्ट्रिप, एक कॉपर स्ट्रिप ये थी विच इज बेंट एट द राइट एंगल, ये दूसरी कॉपर स्ट्रिप होती थी विच इज ऑल्सो बेंट एट द राइट एंगल्स। इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में मिडल में आपके पास एक कॉपर स्ट्रिप और था, ठीक है, यहाँ पे दिस वॉज योर ऑल्सो वन कॉपर स्ट्रिप। एक हिस्से में यानी लेफ्ट गैप और ये आपका क्या था, राइट गैप। एक जो आपका ये लेफ्ट गैप है इसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं नोन रेजिस्टेंस को, तो आपको बोला है विद द नोन रेजिस्टेंस 6 ओम, यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट की हुई है दैट इज ऑफ 6 ओम, ये दिया है हमें, ठीक है। और ए पॉइंट ऐसे कहते थे और ये आपका पॉइंट था बी, और ए और बी पॉइंट के बीच में आपके पास क्या थी, एक वायर। अब ये मीटर ब्रिज है तो मीटर ब्रिज में वायर लेंथ की वैल्यू क्या है, 1 मीटर विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक ही वायर का स्लॉट है। और ए पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव से, यहाँ पे हम कनेक्ट करते थे की के, और बी पॉइंट को कनेक्ट करते थे हम बैटरी के नेगेटिव से। ये आपके पास पूरा apparatus है जिसमें एक गैप में आपने नॉन रेजिस्टेंस लगाई और दूसरे गैप के अंदर हम अननोन रेजिस्टेंस लगाते थे जिसका नाम हम रखते थे एस, क्योंकि ये हिस्सा होता था आर और ये वाला हिस्सा था एस। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला है, टू पैरेलल रेजिस्टेंसेस ऑफ द वैल्यूज 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि इस हिस्से के अंदर आपके पास एक रेजिस्टेंस ही नहीं है बल्कि दो रेजिस्टेंसेस है, वो भी पैरेलल में। तो एक रेजिस्टेंस तो हमने यहाँ पे बना लेनी है दैट इज ऑफ 4 ओम, इस तरीके से ये 4 ओम की एक रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम क्वेश्चन का है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस जो दूसरे इसके साथ चल रही है पैरेलल में दैट इज ऑफ 8 ओम, तो दो रेजिस्टेंसेस लगी 4 ओम एंड 8 ओम। ओवरऑल जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगती है उसका नाम क्या होता था, एस, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट में क्या कनेक्ट करना होता था, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव और गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव को हमने कनेक्ट करना था जॉकी के साथ, जहाँ पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा। जहां पे भी हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा वहां पे डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगी, 0। अब क्वेश्चन है फाइंड आउट द बैलेंस पॉइंट। अब हमें बैलेंस पॉइंट नहीं ना पता कहाँ पे है, तो हमने सपोज कर लेना है कि जहां पे भी आपका बैलेंस पॉइंट आया है तो ए से लेके इस जे तक की लेंथ को, यानी जिसे हम बैलेंस पॉइंट कह रहे हैं, वो आपके पास क्या बन गया, एल। तो लेट ए जे आपके पास क्या है, दैट इज द बैलेंस पॉइंट विच इज इक्वल टू एल इन सेंटीमीटर। अब ओवरऑल लेंथ अगर 100 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ हिस्सा जे से लेके बी का वो क्या बन जाएगा, 100 माइनस एल बन जाएगा। तो यानी जे से लेके बी वाला हिस्सा जो है वो क्या बन जाएगा, 100 माइनस एल, वो भी किसमें, सेंटीमीटर में। यानी ये वाले हिस्से को अगर मैं लिखूंगी तो 100 माइनस एल लिखूंगी सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है क्योंकि ये मीटर ब्रिज है, आइडियल सर्किट है, तो आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस जो है वो इस ए बी वायर की एक तो थिकनेस यूनिफॉर्म है और इसका जो है वो फाइनाइट रेजिस्टेंस है, मतलब कांस्टेंट रेजिस्टेंस है पर सेंटीमीटर, उसको हम स्मॉलर लेट करते थे। अब सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि इन दोनों के पैरेलल को सॉल्व करके एस को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पैरेलल सर्किट। अगर हम पैरेलल सर्किट को सॉल्व करें तो पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका नाम हमें एस रखना है। तो पैरेलल कैसे सॉल्व करते हैं, 1/s इज इक्वल टू 1/, दो रेजिस्टेंसेस जो पैरेलल में लगी हैं, एक है 4 ओम की दूसरे 8 ओम की, तो लिखेंगे 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 1/s इज इक्वल टू एलसीएम 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8,
अब इसका रेसिप्रोकल करें, क्योंकि देखो मुझे 1/s की वैल्यू क्या मिल गई 3/8, लेकिन मुझे तो s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू क्या बन जाएगी 8/3 ओम। तो मुझे s मिल गया, r मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, अब p और q रह गए। जो ये वाला हिस्सा होता है a से j वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं p कहते हैं, और j से b वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं q कहते हैं। एक बात और बेटा, जो आपके पास पोटेंशियोमीटर का हमने जो लास्ट अभी जो हम करके हटे हैं पोटेंशियोमीटर का, उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर मत करना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर काम नहीं करता है। इसलिए अगर आपको याद हो पिछले सर्किट पे वापस जाओगे तो मैंने एक यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वायर का, मतलब ये वाले हिस्से के साथ मैंने ये वाला हिस्सा डिवाइड किया, क्योंकि अभी जो हम करके हटे हैं पोटेंशियोमीटर वाला हिस्सा, उसमें गैल्वेनोमीटर यहाँ था, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगी थी, इस वाले को मैंने S बोला था, इसको R बोला था, इसको P बोला था, इसको मैंने Q बोला था। हमने उसमें कैसे किया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, इस तरीके से किया, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वर्क यहाँ पे नहीं हमने करना है, ठीक है, बस उसमें रेशियो मेथड को हम यूज कर रहे थे। लेकिन जो आपके पास मीटर ब्रिज होता है, मीटर ब्रिज बेसिकली इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो यहाँ पे हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला एप्लीकेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमें अगर बैलेंस पॉइंट मिल चुका है, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है और J पॉइंट ही मेरा नल पॉइंट है, तो इस वाले वायर की रेजिस्टेंस का नाम हम P रख सकते हैं, और इस वाले हिस्से की रेजिस्टेंस का नाम हम क्या रख सकते हैं Q। और रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, अब देखो P को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो P विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इस वायर की रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर की वैल्यू, और इस वायर की रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर की वैल्यू को हम क्या सपोज करते हैं स्मॉल r, जो हमने थ्योरी में भी स्मॉल r सपोज किया है। तो P आपका क्या बन गया लेंथ L मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r। इन द सिमिलर मैनर Q क्या बन जाएगा 100 माइनस L मल्टीप्लाइड विद स्मॉल r। अब आपने कंडीशन क्या लगानी है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो लिखेंगे यूजिंग बैलेंस्ड या यूजिंग द बैलेंसिंग कंडीशन। अब बैलेंसिंग कंडीशन किसकी, ऑब्वियस है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की ही बैलेंसिंग कंडीशन लगा रहे हैं। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अब P की वैल्यू डाल दो L इंटू R डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू 100 माइनस L इंटू R इज इक्वल टू R की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है विच इज 6 ओम, ठीक है, डिवाइडेड बाई S की वैल्यू आप निकाल चुके हो विच इज 8/3, तो लिखेंगे 8/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा R से R कैंसिल हो गए, ये बन गया L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू 6। ये जो 3 है डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 8। बस इसको अब आपने सॉल्व ही करना है, इस टर्म को इधर ले जाओ और इन टर्म्स को इधर ले आओ, ठीक है, बस इसको स्लाइटली थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है। तो ये बन जाएगा 8 इंटू L इज इक्वल टू 6 3 18, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया 100 माइनस L, ब्रैकेट ओपन करें तो 1800 माइनस 18L। अब 18L को इधर लेके आओ, तो 8L प्लस 18L इज इक्वल टू 1800। यहाँ से L का आंसर क्या आ जाएगा 1800 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय ये आएगा 26। तो दिस इज योर आंसर, और वो भी किसमें सेंटीमीटर में। बस इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 के टेबल से इसको कट करके आगे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 69.2 के आसपास आएगा। तो आंसर है 69.2 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आ गया है आपको ये वाला क्वेश्चन, सिंपल सा था। क्या करना है, बस इन दोनों हिस्सों को सॉल्व करके S की वैल्यू फाइंड आउट करो, R की वैल्यू ऑलरेडी दी है, ये वाली लेंथ को L लेट कर लो, तो बची हुई लेंथ क्या होगी 100 माइनस L। फॉर्मूला लगाना है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इस वाले हिस्से की रेजिस्टेंस को P मान लिया, इस वाले हिस्से की रेजिस्टेंस को Q R दिया है, S को हमने पैरेलल अरेंजमेंट से सॉल्व कर लिया। बस बैलेंसिंग कंडीशन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। बस इस स्मॉल l के साथ एक R रेजिस्टेंस को हमने मल्टीप्लाई करना है, जहां पे स्मॉल r आपने क्या लेट किया है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर AB विच इज अ कांस्टेंट पैरामीटर, कांस्टेंट क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि थ्योरी में भी हमने इसको स्मॉल r लेट किया था। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, ठीक है, समझ में आ भी क्या होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन मीटर ब्रिज का है, तो डायग्राम को एज इट इज रहने देते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले राइट डाउन कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, को राइट डाउन करते जाओ। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 33.7 सेंटीमीटर। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, वो आप खुद लिख लें, नल पॉइंट इज फाउंड एट 33.7 सेंटीमीटर। ठीक है, नल पॉइंट हमें बोला 33.7 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए, फ्रॉम कैपिटल ए। आगे वो कह रहे हैं नाउ इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ resistance of 12 ohm is connected in parallel with capital S, the new balance point shifts to 51.9 सेंटीमीटर। लेट मी चेंज द मार्कर, 51.9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपको नल पॉइंट बोला हुआ है कि 33.7 सेंटीमीटर पे है फ्रॉम द पॉइंट ए, और अगर हम रेजिस्टेंस 12 ओम को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल के साथ, एस के साथ, पैरेलल में एस के साथ, द न्यू बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स टू 51.9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस। फाइंड या डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर एंड एस, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अब एक बार डायग्राम मुझे बनानी पड़ेगी समझाने के लिए, बाद में मैं इसको रब कर दूंगी। ठीक है, अब आपके पास एक तो है आर, एक साइड पे है आर और एक साइड पे एस है। ठीक है, वो कहते हैं जब सिर्फ आर लगा हुआ था, अकेला एस लगा हुआ था, तब आपके पास जो बैलेंस पॉइंट था वो कितना था, 33.7 सेंटीमीटर पे था। लेकिन जैसे ही हम 12 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे एस के साथ, यानी हमें दो केस करने पड़ेंगे। एक प्रीवियस केस के अंदर सिर्फ आर है, एस है, बैलेंस पॉइंट की वैल्यू हमें पता है, यानी हमने इस क्वेश्चन के अंदर दो केसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं केस 1 यहाँ पे कर देती हूँ, ताकि इसको डायग्राम को रब करके मैं केस 2 करूँ। तो केस 1 एक साइड पे कर लेते हैं, दूसरी साइड पे हम केस 2 को करेंगे, बाद में उनको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो इस साइड से हम सोल्यूशन को शुरू कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से देखो, अब केस 1 के अंदर हमने ये माना कि सिर्फ आर है, एस है, और बैलेंस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 33.7 सेंटीमीटर, यानी L1 दे दिया। तो L1 आपका हो गया 33.7 सेंटीमीटर। अगर आपको बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को तो लगाना पड़ेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है, P/Q इज इक्वल टू R/S। अब याद करो, P जो होता है, P आपके पास क्या होता है, L1, और Q क्या होता है, 100 माइनस L1। बस साथ में स्मॉलर और स्मॉलर को प्रोडक्ट हम कर देते हैं, जहां पे स्मॉलर को हम क्या सपोज करते हैं कि ये वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है AB वायर के लिए। ठीक है, तो L1, क्योंकि P की जगह अब यहाँ पे L1 आना है, और यहाँ पे ये 100 माइनस L1, तो लिखेंगे L1 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर। स्मॉलर क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो P बन गया 100 माइनस L1 इंटू स्मॉलर, ये Q की वैल्यू बन गई, दैट इज इक्वल टू R भी गिवन नहीं है, S भी गिवन नहीं है, तो सिंपली इसको R/S लिखा। 100 से ये R से R कैंसिल कर दिया। अब देखो R/S इज इक्वल टू L1 अपॉन, ये बनेगा L1 अपॉन 100 माइनस L1, लेकिन L1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है विच इज 33.7, तो वैल्यू हमने यहाँ पे फिल की 33.7 और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 100 माइनस 33.7। ठीक है, ऊपर भी यूनिट सेंटीमीटर और नीचे भी यूनिट सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस चल रही है और लेंस के यूनिट्स आपके पास क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स में। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा R/S इज इक्वल टू 33/7 डिवाइडेड बाय 66.3, हाँ 66.3, ये चीज आ गई। R/S की वैल्यू आपको मिल गई 33.7 डिवाइडेड बाय 66.3। इसको मार्क कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जहां पे भी आगे जाके इसका यूज हमें आएगा तो हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। अब हम केस 2 पे चलते हैं। इससे पहले आप 33.7 अपॉन 66.3 की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हो, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट
r अपॉन s 0.51 के आसपास आएगी, तो मार्क दिस एज अ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू निकल आई। अब केस 2 में वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमने 12 ओम के रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद s, यानी इस s के साथ एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट होगी और उसकी वैल्यू क्या दी हुई है 12 ओम, यानी ये s और 12 ओम अब दो नए रेजिस्टेंसेस, मतलब s के साथ 12 ओम नया रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा, तो इस पूरे हिस्से के रेजिस्टेंस ने बदल जाना है और उस नई रेजिस्टेंस को हम क्या सपोज कर लेते हैं s के ऊपर प्राइम, यानी s प्राइम। तो आपका बैलेंस पॉइंट भी तो चेंज हुआ है और बैलेंस पॉइंट क्या बन गया 51.9, यानी जिसको L1 लिया था अब उसको क्या सपोज कर लो L2, और बचा हुआ हिस्सा क्या बन जाएगा 100 माइनस L2, और ये पॉइंट जो पहले केस में J था अब नया पॉइंट क्या बन जाएगा J डैश। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है, आपने इसको नहीं ड्रॉ करना है। अगर आपको वैसे ही समझ में आता है तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसको ड्रॉ कर लेना एक बार समझने के लिए। बट एग्जाम में आप इसको बिना ड्रॉ किए ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना टाइम जो है उसको सेव करेंगे। ठीक है, अब या दोनों बार डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही डायग्राम बना लो तो भी उसी में एडिशंस कर देना। अब S के साथ जब हमने 12 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया तो इस वाले हिस्से के रेजिस्टेंस की नई वैल्यू जो है वो S प्राइम होगी। पहला टारगेट तो इस S प्राइम को फाइंड आउट करना ही है, और बैलेंस पॉइंट भी चेंज हुआ और बैलेंस पॉइंट L2 की वैल्यू क्या दी हुई है 51.9 सेंटीमीटर। तो इस डायग्राम को रब करके अब हम केस 2 शुरू कर रहे हैं एक बार। ठीक है, इस हिस्से में केस 2 सॉल्व करते हैं पहले। अब देखो केस 2 के अंदर आपके पास L2 की वैल्यू क्या है 51.9 सेंटीमीटर। ठीक है, और पैरेलल में 12 ओम कनेक्ट किया है हमने S के साथ, यानी न्यू रेजिस्टेंस जो है, न्यू रेजिस्टेंस वो क्या बन जाएगी S प्राइम। तो पैरेलल सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं 1 अपॉन S प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 12। एलसीएम लिया तो ये बन गया 12 इंटू S और ऊपर आ गया 12 इंटू S और ऊपर आया 12 प्लस S। तो हमें तो S प्राइम का वैल्यू चाहिए, तो S प्राइम का वैल्यू क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो तो 12S अपॉन 12 प्लस S। तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा कि नए रेजिस्टेंस में हम S प्राइम पे आ चुके हैं। R आपका एज इट इज है, लेंथ जो है वो बैलेंसिंग लेंथ न्यू L2 है। तो अब हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को यूज करना है, फिर लिखेंगे अगेन P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन, अब S नहीं बल्कि क्या लिखेंगे S डैश, क्योंकि नए रेजिस्टेंस जो है वो S डैश है अब, क्योंकि 12 ओम और S पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। अब P की जगह पे क्या लिखेंगे, P की जगह बैलेंसिंग लेंथ L2 इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई 100 माइनस L2 इंटू स्मॉल r विच इज इक्वल टू R अपॉन S डैश। अब R की वैल्यू को तो एज इट इज रहने दो और S डैश की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये पड़ी, इसको सब्स्टिट्यूट करो तो 12 इंटू S अपॉन 12 प्लस S, ये वैल्यू हमने डाल दी। ठीक है, अब R से R को कैंसिल किया और यहाँ पे L2 की वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब L2 की वैल्यू कितनी है 51.9, तो लिखा 51.9 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 51.9 और इस तरफ आ गया, इसको ऊपर लेके जाओ तो R इंटू 12 प्लस S डिवाइडेड बाई 12 इंटू S। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब देखो इस 12 इंटू S को, ये जो डिनोमिनेटर में था इसको मैं S यहाँ पे लिख रही हूँ और मल्टीप्लाई वाला 12 उसको मैं ब्रैकेट में डाल रही हूँ। उसका रीजन ये है क्योंकि R अपॉन S की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और R अपॉन S की वैल्यू है 0.51 जो हमने इक्वेशन 1 में ऑलरेडी सॉल्व की हुई है। ठीक है, तो यानी हम लोग इक्वेशन 1 से R अपॉन S की वैल्यू को पिक करेंगे और इसकी जगह पे हमने इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों का जब आप सब्सट्रैक्शन सॉल्व करेंगे 100 माइनस 51.9 तो इसका आंसर आएगा 49.1 यस 48.1 आंसर आएगा। अब इतना हिस्सा एक बार रब कर रही हूँ। अब देखो आगे इसको कंटिन्यू करें क्योंकि R अपॉन S की वैल्यू लेनी है हमने, तो ये बना 51.9 सोल्यूशन पार्ट डिवाइडेड बाई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 48.1 इज इक्वल टू R अपॉन S की वैल्यू देखो कहां से उठानी है हमने, फर्स्ट इक्वेशन से विच इज 0.51, तो वैल्यू डाली 0.51 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस S डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर इस पूरी इक्वेशन में अननोन है, दैट इज द फैक्टर S।
अब इसको बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, सारे फैक्टर्स उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 51.9 अपॉन 48.1 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.51 को भी इधर लेके आऊं तो 0.51 इज इक्वल टू 12 प्लस एस। अगर आपको 12 प्लस एस की वैल्यू मिल जाएगी तो एस की वैल्यू कैसे निकालोगे, 12 को उधर लेके जाओ, जो भी इसका आंसर आ रहा है उसमें से क्या कर दो माइनस, 12 माइनस कर दो। एक बार आपको एस मिल जाएगा तो बाकी फैक्टर्स अपने आप ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना नोट डाउन कर लो, एस की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 13.4 ओम। इसको कैलकुलेट खुद कर लेना, कैलकुलेटरी पार्ट नहीं मैं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ इक्वेशन लिख देती हूँ आपको कि एस का आपके पास वैल्यू क्या बनेगा 51.9 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 48.1 इंटू 0.51 माइनस 12, ठीक है। ये आपके पास एस की वैल्यू है एंड सॉल्व करने पे आपको एस की वैल्यू जो है वो मिलेगी 13.4 ओम्स। दिस इज योर आंसर। एस तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब एक पार्ट और फाइंड आउट करना रह गया, दैट इज आर। तो आर को फाइंड आउट करने के लिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी दैट वाज आर अपॉन एस इज इक्वल टू 0.51, इसको हमने यूज भी किया है। तो आपने एस का वैल्यू जो भी निकाला है उसी को यूज करके आप आर का वैल्यू तो सिंपली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 बस इतना ही लिखना है हमने, फ्रॉम 1 आर अपॉन एस इज इक्वल टू 0.51, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.51 मल्टीप्लाइड बाई एस, तो ये बन जाएगा 0.51 मल्टीप्लाइड बाई 13.4 ओम। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आर का भी आंसर मिल जाएगा और आर की वैल्यू आएगी 6.84 ओम के आसपास। बस आप वैल्यूज कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन तो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, आप आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस हमने जो है वो मीटर ब्रिज के ऊपर किए हैं। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर पे। तो इसको पहले लिख लो एक बार, मैं बोर्ड को जरा अच्छे से क्लीन कर दूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पोटेंशियोमीटर का करना है। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन करना है पोटेंशियोमीटर का, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है विच इज बेस्ड अपॉन द फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर याद होगी तो हमने उसमें सीखा था टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कोई भी दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने की एप्लीकेशन थी आपकी एप्लीकेशन नंबर 1। इसको वेट करके करना पड़ेगा, आप पहले क्वेश्चन राइट डाउन करो। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो, इन अ पोटेंशियोमीटर अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 इन पोटेंशियोमीटर कॉमा अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.25 volt. A cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at बैलेंस पॉइंट की वैल्यू मतलब पोटेंशियोमीटर में आपको बोला एक सेल लगाया है 1.25 वोल्ट का, जिसके कारण जो है हमें बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 35 सेंटीमीटर पे। बैलेंस पॉइंट एट 35 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से 35 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है। इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय सम अनदर सेल द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट टू 63। इफ सेल इज रिप्लेस्ड बाय another cell comma balance point shifts to value 65 ले लो। चलो ताकि इजीली कट हो जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाना ही है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब आपने एक सेल लिया था जिसकी ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है 1.25 वोल्ट, तब आपको बैलेंस पॉइंट क्या मिल रहा है 35 सेंटीमीटर पे। जब सेल को रिप्लेस किया विद सम अनदर सेल तो आपका बैलेंस पॉइंट चेंज होके बन गया 65 सेंटीमीटर। यानी दो सेल्स के कंपैरिजन की बात हो रही है जहां पे बैलेंस पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं।
तो 2 सेल्स वाला जो फर्स्ट एप्लीकेशन था, अगर हम उसको रिवाइज करें तो हम लोग क्या लिखते थे कि जो भी सेल का ईएमएफ होता है, जैसे फर्स्ट सेल के ईएमएफ को E1 अगर सपोज करें तो हम लिखते थे E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैलेंसिंग लेंथ L1। ये आपकी पहली इक्वेशन थी जब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन का थ्योरेटिकल पार्ट किया था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो हम लिखते थे कांस्टेंट K और साथ में क्या लिख देते थे L1। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास E1 की वैल्यू, यहाँ पे आपके पास E1 की जो वैल्यू है, E1 इज इक्वल टू K इंटू L1, E1 की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज 1.25 वोल्ट और L1 आपको दिया हुआ है विच इज 35 सेंटीमीटर। आई नो बोर्ड क्लीन नहीं है लेकिन 1 मिनट में वेट कपड़ा मैंने मंगवाया है। E1 इज इक्वल टू 1.25 वोल्ट, L1 की वैल्यू क्या है 35 सेंटीमीटर, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो हम लोग को पहली इक्वेशन तो मिल जाएगी यहीं से। अब वो कहते हैं सेल को रिप्लेस किया विद सम अनदर सेल, तो जब अनदर सेल से रिप्लेस करेंगे तो E2 EMF की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, E2 EMF का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, लेकिन L2 लेंथ हमें गिवन है कि L2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 65 सेंटीमीटर। ठीक है, L2 की वैल्यू हमें दी हुई है विच इज 65 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो इक्वेशन तो फिर से वही बनेगी कि E2 विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2। तो एक इक्वेशन तो ये होती थी E1 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 जिसे फर्स्ट मार्क करते थे हम, और दूसरी इक्वेशन थी E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2 जिसे हम क्या मार्क करते थे, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन जब सॉल्व करते थे तो फर्स्ट इक्वेशन को बस हम सेकेंड इक्वेशन से क्या करते थे, डिवाइड। तो 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इंप्लाइज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स ऑफ L2, जहाँ पे K और K आपस में कैंसिल हो जाते थे। अब यहाँ पे देखो आपको E1 का आंसर दिया हुआ है, वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में विच इज 1.25 लिखा। E2 का वैल्यू पता नहीं, फाइंड आउट करना था, E2 को हमने एज इट इज रहने दिया। सामने क्या है L1 का वैल्यू क्या है 35 सेंटीमीटर, L1 का वैल्यू है 35 और L2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है विच इज 65। दोनों 5 के टेबल पे कट होते हैं, कट कर दो 7 और ये जाएगा 13 पे, तो यहाँ पे 7/13 आ गया। टारगेट क्या है, E2 को फाइंड आउट करना, E2 को उधर लेके जाओ। तो E2 का वैल्यू क्या बन जाएगा, 13 को अगर हम इधर लेके आए तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय 7। बस इसको आपने सॉल्व करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में होगा, वोल्ट में। अगेन आई एम सेइंग दैट कि मैं कैलकुलेटरी पार्ट नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कैलकुलेशंस आप खुद इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हम इस पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चंस क्रैम नहीं किए इसलिए मुझे आंसर्स नहीं याद हैं, जिनके याद है उनके मैं राइट डाउन कर देती हूँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोटेंशियोमीटर के। फर्स्ट तो बड़ा इजीली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। E1 इज इक्वल टू KL1, E2 इज इक्वल टू KL2, थ्योरेटिकली हमने की हुई है दोनों इक्वेशंस डिराइव। E1 अपॉन E2 करना है, K से K कट जाएगा, L1 अपॉन L2 क्योंकि K आपके पास कांस्टेंट होता है, L1 अपॉन L2 आ गया। अब इसमें इस इक्वेशन के अंदर हमें 3 पैरामीटर्स गिवन है, चौथा पैरामीटर फाइंड आउट करना था, बस कैलकुलेशन करो और सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करते हैं, पहले इसको लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच इज अ डिफरेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम मैं बनाती हूँ पहले ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन में बोला क्या है। नेक्स्ट इज अगेन अ पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन। पहले जरा बोर्ड को हम टाइटी कर लें थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियस मार्क्स जो हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में, पोटेंशियोमीटर के इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट डायग्राम है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस 5 इयर्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ जी, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। डायग्राम हम बेसिक से ड्रॉ करेंगे जो दी हुई है, जरूरी नहीं कि हर एक डायग्राम जैसे आप बना रहे हैं क्वेश्चन में भी वैसी दी हो। इन्होंने जैसे बेसिक सी डायग्राम क्वेश्चन में दी हुई है कि इन अ गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट, यहाँ पे इन्होंने रियोस्टेट की जगह ये वेरिएबल रेजिस्टर दे दिया, कोई की नहीं लगाई, कुछ और नहीं लगाया, कोई एमीटर नहीं लगाया, नो वरीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने प्राइमरी सा दिया है जो मेजर एलिमेंट्स है वो कनेक्ट करके हमें, ये डायग्राम गिवन है, ठीक है ऑलरेडी। हाँ, अब इस डायग्राम में वो कह रहे हैं आपके पास सेल्स को एक बार तो हमने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है और एक बार ऐसे, 2 सेल्स आपको दिए हैं जिनकी EMFs की वैल्यू जो है, EMF E1 है फर्स्ट सेल की, इसकी EMF E2 गिवन नहीं है, ये E1 है ये E2 है। एक सर्किट में इन दोनों सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट किया,
दूसरे में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को E1 और E2 को इस तरीके से लगाया है। अब वो कहते हैं जब ये कॉम्बिनेशन आप यूज करते हैं तो आपका बैलेंस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, और जब ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो बैलेंस पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। और बैलेंस लेंथ यानी नल पॉइंट जहां पे ऑब्टेन हो रहे हैं, इनकी वैल्यूज हमें गिवन है। एक बार वैल्यू है 120 सेंटीमीटर, यानी ये पॉइंट J और इस पॉइंट को J डैश मान लो, यानी एक बार वैल्यू दी हुई है 120 सेंटीमीटर और एक बार वैल्यू दी हुई है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन डायग्राम वगैरह में, क्वेश्चन का पहला पार्ट है ये, फाइंड रेशियो ऑफ E1 एंड E2, रेशियो फाइंड आउट करनी है। दूसरा पार्ट ये है फाइंड वैल्यू ऑफ E1, E2 की भी दे सकते हैं। और तीसरा पार्ट ये है हाउ कैन सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज्ड। क्वेश्चन में क्या लाइंस लिखी हैं वो मैंने आपको नहीं लिखवाई है, मैंने सिंपली आपको ये बताया इन दिस गिवन पोटेंशियोमीटर यू आर हैविंग द टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2। फर्स्टली इन दिस फर्स्ट लाइन जब E1 और E2 को हमने इस तरीके से कनेक्ट किया विच इज गिवन इन द फिगर, तो वी विल फाइंड द बैलेंस पॉइंट एट 120 सेंटीमीटर। और सेकेंड टाइप के अंदर जब हमने E1 और E2 को इस कॉम्बिनेशन में अटैच किया तो आपको बैलेंस पॉइंट थोड़ा सा आगे मिलता है विच इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन है रेशियो E1 और E2 की फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला पार्ट तो आपका यही है। अब देखो बेटा ध्यान से, पहली बात अगर हम इस वाली वायर को देखें, ये वाले हिस्से को देखें, तो ये वाले हिस्से में आपके पास जो दोनों सेल्स कनेक्टेड किस तरीके से हैं कि पहले सेल का जो नेगेटिव है वो दूसरे सेल के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, यानी जो E2 सेल है वो उल्टा लगाया हुआ है। सिंपल अगर मैं बोलूं कि E2 सेल को रिवर्स करके लगाया हुआ है। तो जब इस तरीके का सेल कॉम्बिनेशन हो, मतलब पहले सेल का पॉजिटिव ये रहा, यानी E1 सेल का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके नेगेटिव के साथ E2 सेल का नेगेटिव अटैच किया हुआ है और यहाँ पे E2 सेल का क्या है पॉजिटिव, यानी E2 सेल को रिवर्स में लगाया है। तो इसका सिंपल मतलब है इन दोनों के EMFs को माइनस करना है, यानी इस वाले हिस्से में जो इफेक्टिव EMF है, EMF इफेक्टिव, वो आपके पास क्या होगा E1 माइनस E2। ऑल्दो ये दोनों सेल सीरीज में हैं लेकिन E2 उल्टा लगाया हुआ है हमने, तो इफेक्टिव EMF क्या होगा E1 माइनस E2 पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में देखो, ये नीचे वाले पार्ट में देखेंगे अगर आप, तो फर्स्ट सेल यानी E1 का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड सेल E2 के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, यानी ये दोनों सेल्स सीधे हैं कनेक्टेड और सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस केस में जो आपका इफेक्टिव EMF होगा वो क्या होगा E1 प्लस E2। इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको सेल्स के EMFs के टॉपिक के बारे में बताया था। तो मैंने आपको समझाया था कि इफेक्टिव EMF जब सेल उल्टा लगा होगा तो माइनस करना पड़ेगा, जिसको उल्टा लगाया उसका नेगेटिव में, और ये दोनों सेल्स सही कनेक्शन इनको दिया है, सीरीज के अंदर दोनों सेल्स को ज्वाइन किया, तो इफेक्टिव EMF क्या होगा E1 प्लस E2। ठीक है, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें ये पता है कि जो इफेक्टिव EMF, ये फॉर्मूला हमने किया था पोटेंशियोमीटर का, प्रिंसिपल ही है, वी नो EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ, कि EMF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ है। तो पहले वाले हिस्से में आपका जो इफेक्टिव EMF है वो क्या है E1 माइनस E2, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ। और पहले हिस्से के अंदर जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है वो कितनी है 120, क्योंकि 120 गिवन है 120 सेंटीमीटर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो ये इक्वेशन बनेगी E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 120, जहाँ पे K को मैंने कांस्टेंट सपोज कर दिया। इन द सिमिलर मैनर, सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाले हिस्से के लिए काम करूं तो सेकंड वाले हिस्से के लिए इफेक्टिव EMF क्या है E1 प्लस E2 है, तो लिखेंगे सिमिलरली सेकंड वाले हिस्से में E1 प्लस E2 विल बी प्रोपोर्शनल टू, इस हिस्से के लिए जो आपका बैलेंस पॉइंट है J डैश, वो कितनी वैल्यू दे रहा है 300 सेंटीमीटर, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 300। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करें तो लिखेंगे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाय 300। तो ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ही आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पहला काम, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं सिंपली।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, तो एडिंग 1, 2, तो आपके पास E1 प्लस E1 ये तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E1 और माइनस का E2 और प्लस का E2। मैं ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ, माइनस का E2 और प्लस का E2 खत्म, और सामने 300 और 120 यानी 420 विच इज इक्वल टू 420 और साथ में के 2 को इससे काटे हैं तो 210 आया। तो E1 का आंसर आपके पास क्या आ गया 210 के। सेकेंड पार्ट में तो आपको यही पूछा था कि E1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो हमने निकाल ली। अब E2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E1 की इसी वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, मान लो 1 में पुट कर रहे हैं तो फ्रॉम 1 फर्स्ट में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो 210 के माइनस E2 इज इक्वल टू 120 इंटू के, E2 को इधर लेके जाओ तो 210 के माइनस 120 के इज इक्वल टू E2। सब्सट्रैक्ट करो 8 और 9, ये बन जाएगा 90 के इज इक्वल टू E2। तो E2 की वैल्यू भी आ गई आपके पास 90 के। पहले पार्ट में क्या पूछा था, E1 डिवाइडेड बाय E2 फाइंड आउट करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो यहां से पहले पार्ट का आंसर तो आ गया, दूसरे पार्ट का हम पहले ही निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो देयरफॉर E1 डिवाइडेड बाय E2 इट विल बी इक्वल टू 210 के डिवाइडेड बाय 90 के और के कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को आप 3 के टेबल पे कट कर दो, 3 और 7, तो आंसर क्या आ गया 7/3। तो एक आंसर E1 अपॉन E2 का 7/3 पहले पार्ट का जो हमें पूछा था। दूसरे पार्ट में E1 की वैल्यू पूछी थी, हम निकाल चुके हैं। E2 की वैल्यू भी पूछे तो वो भी हमने ऑलरेडी निकाल ली। तीसरा पार्ट हमें पूछ रहे हैं हाउ कैन द सेंसिटिविटी बी इंक्रीज। ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का एक ही मेथड है कि आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को कम करना है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, जो हम ये K यूज करते हैं ना कांस्टेंट, दिस K इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो K फैक्टर होता है, दिस K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट होता है वोल्ट पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब है कि कितना पोटेंशियल यानी कितना वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है या कितना पोटेंशियल लूज हो रहा है एक पोटेंशियोमीटर की वायर के अंदर 1 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग की 1 सेंटीमीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना वोल्टेज कम हो रहा है या कितना वोल्टेज का लॉस हो रहा है, उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तभी इसका सिंबल क्या होता है V डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। यानी अगर K जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में एक कांस्टेंट ही होता है। अगर मैं पूरी वायर की बात करूं तो पूरी वायर पोटेंशियोमीटर की A B, इसके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उस पोटेंशियल के डिफरेंस को हम VAB कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय AB की टोटल लेंथ, उसको हम कैपिटल L यानी 400 सेंटीमीटर कहें। तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर यानी VAB को ओवरऑल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट के यूनिट्स ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वोल्टेज है तो ऊपर तो वोल्ट होगा और नीचे लेंथ है तो नीचे क्या होगा सेंटीमीटर। तो ये आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट एक कांस्टेंट है। और पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी तभी हाई होती है जब पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है लो। तो यानी सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, बस यही लास्ट पॉइंट था, बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है इसे भी याद रखना, थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ लेना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लेना और ज्यादा क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।